Namaskar dosto, I am Rajesh Agarwal, advocate on record, and today we have a very special guest, Mr. Ashish Chandra. He is known. He is from Delhi, but he has shifted to Bombay, and now that he is known as DJ Shazwood. म्यूजिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से जब भी ये दिल्ली आए तो हमसे बात करें और मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत करूं। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार, आपके दर्शकों का अभिनंदन। मैं ये आपको आशीष चंद्रा के नाम से अब बुलाऊं या डीजे शेजवुड जी? देखिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब तो खैर वो आइडेंटिटी में ही रह गया आशीष चंद्रा। पिछले 22-23 साल से तो ये डीजे शेजवुड नाम से ही मैं मतलब लोग जानते हैं या पहचानते हैं, म्यूजिक सुनते हैं मेरा। तो कुछ भी कह सकते हैं। But what prompted you? Is it necessary in the music world or Bollywood to change names? Because many of the film personalities have changed. Is it numerologically or astrologically or some catchy name you have to use it? See, some people does it in terms of numerologically or astrologically, but for me it was not the case. क्या था कि जब मैं आशीष शास्त्री नाम से म्यूजिक करता था तो 2003 में मैंने एक रिमिक्स बनाया जिसका बहुत लोगों ने सुना और वो बड़ा हिट भी हुआ, मेरे पिया गए रंगून। तो उस मेरे पिया गए रंगून को जो रिकॉर्ड लेबल रिलीज कर रहा था, जो उसके हेड थे, उन्होंने कहा यार आशीष शास्त्री नाम से हम लोग इसको मार्केट करने में थोड़ा सा हिच है, सो वी वांट टू चेंज योर नेम। एंड माय मोटो वाज नॉट कि यार नाम में क्या रखा है, अपना जो काम है, जो म्यूजिक है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आई एग्रीड ऑन टू इट और उन्होंने मेरा नाम शास्त्रीज वर्ड शेजवुड कर दिया। तो ये फ्रेंच में होता है शास्त्रीज वर्ड शेजवुड। तो तब से पहले जो मेरा पहला गाना था वो शेजवुड आशीष शास्त्री नाम से आया। धीरे धीरे वो शेजवुड नाम लोगों को पता लगना शुरू हो गया और फिर जितना भी म्यूजिक आया वो डीजे शेजवुड नाम से आया। तो मेरे को लगता है शायद आई एम मीटिंग यू फिजिकली आफ्टर 10 years एंड आई रिमेम्बर दैट आई मेट यू इन फिक्की ऑडिटोरियम जब हमने टैलेंट हंट किया था रोटरी की तरफ से, और उस वक्त सचिन सारिका डिड नॉट कम बट सचिन जी हैड कम, यू वर देयर एंड संतोष आनंद वाज देयर, संदीप बरवा जो फिल्म सिटी चलाते हैं नोएडा में, ही वाज आल्सो देयर, many other आपके म्यूजिक वर्ल्ड से रिलेटेड एक प्रेम भाटिया साहब थे, आई रिमेम्बर। एंड जब मैं बॉम्बे गया पीछे, तो बॉम्बे से हमारे कुछ फ्रेंड्स की डॉटर्स, they are film actresses, I have told you, one is मीरा चोपड़ा and another is कनिका महेश्वरी, and उन्होंने भी मेरे को प्रॉमिस किया कि जब भी वो बॉम्बे से दिल्ली आएंगी तो उनके साथ भी मैं दर्शकों को उनसे रूबरू कराऊंगा। आप तो 10 साल के बाद भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। बस खाली एक चेंज है, उस टाइम मैं क्लीन शेव रखा था, थोड़ा मैंने बियर्ड रखा है। सी ये इंडस्ट्री में एक ही बढ़िया फायदा होता है कि आपको फिट रहना पड़ता है, क्योंकि आप स्क्रीन पे दिखते हैं, आप पब्लिक में अपीयरेंसेस करते हैं। अगर आप फिटनेस लूज करते हैं तो वो जो एक चार्म है वो कम होता है। तो ये दैट मेक्स यू ऑल द टाइम ऑन योर टोज कि आप वर्कआउट्स करते हैं, चाहे आप जिम करें, चाहे आप आउटडोर एक्टिविटीज करें, तो वो होता है। दूसरा, अपनी डाइट को लेके भी कॉशियस रहते हैं कि आपको पता है कि आपका गला खराब होगा और अगर कल आपका शो है और आपका गला ही आपका साथ नहीं देगा तो जो पब्लिक सुनने आ रही है वो क्या मतलब मैसेज जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपके रूटीन को, आपके रिजीम को करेक्ट रखती हैं। मैं समझना चाहता हूँ मिक्सिंग, रीमिक्सिंग द ओल्ड वर्जन्स, ब्रिंगिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर टू द पॉपुलेशन नाउ, जो यंग जनरेशन है, तो उसमें कुछ कॉपीराइट इश्यूज भी आते हैं। हाउ डू यू टेक एंड डील विद दोस? सी, अभी तो मैंने बहुत टाइम से रिमिक्सेस कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ वो ओरिजिनल कॉपीराइट जो ऑनर कंपनी होती है उसी के साथ करता हूँ। जैसे पर्दे में रहने तो एक गाना मैंने किया था, तो वो सारेगामा का गाना था, सारेगामा के साथ ही वो रिलीज हुआ। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ये गाना था कि जैसे मैं जो भी गाने करता था तो एक जो कॉपीराइट ऑनर होता था उसको जो रिकॉर्ड लेबल रिलीज करता था वो एक चेक एमजी का इशू कर देता था और गाना रिमिक्स हो जाता था। बट आई थिंक 2014-15 में ये जावेद साहब ने कोई तो एक लॉ वो कराया, अमेंडमेंट कराया। उसके बाद आप रिमिक्स करते हैं तो आपको उसी रिकॉर्ड लेबल के साथ करना पड़ेगा जो उसका कॉपीराइट ऑनर है। तो रिमिक्सेस तो मैंने अभी जो पिछले कुछ सालों में तो 5-6 रिमिक्स किए हैं, वो सब उन्हीं कंपनीज के साथ। जैसे मैंने आजा पिया तो ही प्यार दो भी किया था, 2 महीने पहले रिलीज हुआ, वो भी सारेगामा से ही किया।
तो मोस्टली जिन कंपनीज के गाने हैं उन्हीं के साथ अब आपको रिमिक्सेस करने पड़ते हैं। अच्छा, so then they get royalty out of that. दे सेल इट अगेन बिकॉज क्या होता है कि आपकी रीपैकेजिंग हो जाती है, जो गाना पुराना होता है उसकी मार्केट एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाती है, जनरेशन से रिलेटिविटी। कितनी शेल्फ लाइफ होती है गाने की? देखिए मेरे हिसाब से तो जो आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक था वो आज भी अलाइव है, और जो उससे पहले का म्यूजिक था वो अब उतना नहीं। हाँ, जो भी गाने थे जैसे आजा पिया तो है प्यार हूँ, वो यंग जनरेशन को नहीं पता था, मेरे पिया के रंग यंग जनरेशन को नहीं पता था, पर जब वो रिक्रिएट हुए तो वो यंग जनरेशन ने सुने। कंपोजिशन वही थी, वर्ड्स थोड़े आगे पीछे किए और मोस्टली एक नया म्यूजिक क्रिएट किया। तो रीपैकेज करने के बाद तो हर रिकॉर्ड लेबल ये चाहता है कि उसकी जो शेल्फ में पड़ा हुआ उनका प्रोडक्ट है वो वापस से आए और कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, तो इसलिए रिमिक्सेस किए जाते हैं। सुबह जब मैं घर से ऑफिस आ रहा था और वाइफ को पता लगा कि आपके साथ मेरा शूट है, तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, उनकी क्वेरी है, मैं उनकी तरफ से भी आपसे कर रहा हूँ। शी वांटेड टू नो कि लिरिक्स और म्यूजिक उसमें क्या चीज प्रिवेल करती है, बिकॉज दे आर हार्ट एंड सोल ऑफ ईच अदर, राइट। तो आप ज्यादा फोकस लिरिक्स पे करते हैं या ज्यादा फोकस म्यूजिक पे करते हैं? मैं मोस्टली लिरिक्स, मेरे लिए क्या है, म्यूजिक बहुत मैटर करता है। म्यूजिक इसलिए मैटर करता है, देखिए बहुत सिंपल सी लाइन बताता हूँ आपको। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। कोई लिरिक्स का मायने नहीं है, पर गाना बहुत बड़ा हिट था बिकॉज वो म्यूजिक बड़ा कनेक्ट करता था। या जो पुराने गानों को हम रिक्रिएट करते हैं, वो नया म्यूजिक बनाते हैं, तभी वो कनेक्ट होता है। तो मेरे लिए म्यूजिक कम्स फर्स्ट एंड देन लिरिक्स। ऑफ कोर्स अच्छे लिरिक्स होते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं तो म्यूजिक तो अच्छा होना ही चाहिए, किसी गाने को चलने की गारंटी नहीं सकता भी है। नहीं, अब आजकल तो ये रैपअप्स आ रहे हैं, राइट। तो कहते हैं कि रैपिंग इज नाउअडेज टुडेज जनरेशन पोएट्री, तो उनको बड़ी जल्दी समझ में आता है। हमें तो कई बार वर्ड्स नहीं समझ आते। जो पुराने गाने होते थे तो लिरिक्स उनकी ऐसी होती थी कि एज इफ दे आर टॉकिंग टू, राइट। और शायद आज भी जो ये रैपअप्स होते हैं वो भी शायद ऐसे ही होता होगा, बट दे आर वेरी फास्ट, राइट। तो व्हाट डिफरेंस यू सी ऑन द ओल्ड जनरेशन सॉन्ग्स एंड न्यू जनरेशन सॉन्ग्स? इसमें आपको देखिए हर चीज में एक स्पीड आ गई है। अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में भी स्पीड आ गई है। पहले आप टेस्ट मैच देखते थे, हम लोग भी देखते थे, आज T10 तक पहुंच रहे हैं आप, T20 भी T10। ऐसे ही ये जो पोएट्री है, जो उस एरा की पोएट्री थी, वो एक थोड़ी गंभीर पोएट्री थी, थोड़ी सटल पोएट्री थी। आज क्या है कि एक तो जो वर्ड्स पोएट्री में यूज होते हैं वो जैसे पहले उर्दू बड़ा अवधी, हिंदी शुद्ध चीजें यूज होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो आप इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करते हैं पोएट्री में, और जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड जैसे मैंने कहा कि जनरेशन ही तेज है, जनरेशन तेज भाग रही है, तो उसकी स्पीड को मैच करने के लिए वो स्पीड है। हाँ, आपको अगर समझना है तो फिर आपको लिरिकल वीडियोस देखने पड़ेंगे उसके। रैप जहां तक मुझे याद है, मैंने 2003 में पहली बार रैप यूज किया था। वो जो मेरे पिया के रंगून था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैप एंड रिमिक्स। तो उसके बाद हमने बहुत सारे चेंजेस रैप में देखे। हम उन दिनों केवल इंग्लिश रैप यूज करते थे, बाद में पंजाबी रैप आ गए, अभी तो मराठी रैप, और मतलब बहुत सारी लैंग्वेज मिला के वो लोग रैप करते हैं। बट ये उनको जनरेशन को समझ में आता है क्योंकि वो उनसे कनेक्ट करते हैं। उनको एक वर्ड है स्वैग, तो आज की जनरेशन स्वैग में रहती है, तो उनको उसी तरह का म्यूजिक, उसी तरह की कनेक्टिविटी चाहिए। ये मैंने आपके कुछ देखे एल्बम्स, उसमें मैंने कैटेगराइज किया अपने लेमन लैंग्वेज से कि कुछ तो आपकी जो है वो भजन एल्बम्स हैं, और कुछ जो है म्यूजिक एल्बम है। भजन एल्बम्स में मैंने नोटिस किया कि आपने उसमें एनिमेशन यूज किया है, और जबकि ये वाले म्यूजिक एल्बम में आपने लड़के लड़कियों को, और उसमें आपने अपनी भी वहाँ पे वो रखी है एंट्री, एज ए स्मॉल एंट्री लाइक सुभाष घई इन हिज मूवीज। सो ये आप दोनों चीजें कैसे, मतलब माइंडसेट उसमें कैसे लाते हैं फिर? देखिए भजन क्या है, भजन सुनने के लिए होता है। भजन के जो आप अभी मैंने कहा श्री राधा गोविंद गोपाल, इतनी लाइन बोली, आप आंख बंद कीजिए, आपको भगवान दिखने लग जाएंगे। तो वहां बहुत जरूरत नहीं होती विजुअल्स की। मोस्टली आप केवल एक अच्छा भजन बनाओ, और क्योंकि YouTube के ऊपर खाली गाना तो डालता नहीं है, आपको विजुअल चाहिए कुछ साथ में,
तो हम एनिमेटेड विजुअल्स वहाँ यूज कर लेते हैं, कुछ शूट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली एक तो बजट फ्रेंडली होता है वो, दूसरा जो म्यूजिक एल्बम्स होते हैं इसके अंदर आपको एक प्रॉपर विजुअल चाहिए टू हैमर द सॉन्ग, टू प्रमोट द सॉन्ग, टू ट्रीट द सॉन्ग। तो इसके लिए आपको थोड़ा बजट भी ज्यादा होता है और इसमें चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत होती है। जैसे शराबी मेरा एक गाना था जो लास्ट सॉन्ग था, शायद जब हमने बात की थी कोविड उसके बाद ही बनाया मैंने, वो गाना आज 700 मिलियन कैटेगरी में है। तो मतलब इतना बड़ा है कि मतलब हिंदुस्तान के पहले 4-5 गानों में पहुंचा हुआ है। तो वहां पे रेवेन्यू जनरेशन होता है, प्रोड्यूसर्स पैसा तभी लगाएंगे जब उनको ये लगेगा कि वो पैसा रिटर्न आएगा या मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग जब भजन करते हैं तो वहां भाव की प्रधानता कर देते हैं और बजट कम कर लेते हैं। जब ये करते हैं तो उसको लेविश करते हैं और अच्छे से बड़ा शूट करके प्रमोट करते हैं। तो ये लेविश वाले म्यूजिक एल्बम जो है, इसमें एक म्यूजिक एल्बम में कितनी कॉस्टिंग आती है? See, it depends. It starts from at least 10 lakhs, at least, and then ends up to like 40 lakhs, 35 lakhs. ये इसकी with promotions. विद प्रमोशन। तो प्रमोशन से अभी मैंने नोटिस किया कि आप इसी शराबी वीडियो की प्रमोशन के लिए शायद आपसे अभी मिलना ही हमें थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि आप बीच में दुबई चले गए, 2 बार गोवा चले गए, और फिर बड़ी मुश्किल से अभी दिल्ली आए, फिर अभी दिल्ली में भागते भागते फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इसमें प्रमोशनल में आपको व्हाट इज योर रोल इन प्रमोशन? आजकल तो डिजिटल प्रमोशंस भी हो रही हैं और फिजिकल प्रमोशन मतलब क्या, यू डू सम लाइव थिंग्स? यस, जो डिजिटल प्रमोशंस हैं वो तो उसके लिए तो एजेंसीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उन एजेंसीज को आउटसोर्स कर देते हैं। बट फिजिकल प्रमोशन कैसे होता है कि सपोज आप दुबई गए, आपने किसी क्लब के अंदर जाके वो गाना प्ले किया और पब्लिक को बताया, तो जो जितनी गैदरिंग होती है वहाँ वो फिजिकली कनेक्ट हो जाती है उस गाने से। फिर वो अगर उनको अच्छा लगता है तो बार बार उसको सुनते हैं। सो गोवा जाना या कहीं भी जाना, हम लोग कोई ऐसा वेन्यू सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कि फुटफॉल क्राउड हो। मॉल्स में जाते हैं तो मैंने चंद लाइनें उसकी गाता हूँ, फिर वो गाना बड़े प्रोजेक्टर पे हम लोग प्ले कर देते हैं, तो जिनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है वो उससे कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स द वे टू। तो उसके लिए भी कोई मैनेजमेंट टीम होती होगी जो द टीम सबको ऑर्गेनाइज करती होगी? द टीम इज देयर। स्पॉन्टेनिटी, आइडियाज, ये सब भी बहुत जरूरी है। आप दिन रात 24 घंटे क्या म्यूजिक के बारे में सोचना पड़ता है, या इट इज इन योर ब्लड दैट इट कम्स ऑटोमेटिकली? हाउ इट इज डन? देखिए, समटाइम्स इट कम्स, मतलब कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आपको, क्योंकि आप पूरे दिन यही काम करते हैं तो आपको आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, तो कुछ लाइनें समटाइम्स अपने आप आती हैं। पर कभी कभी सिचुएशनल होता है कि किसी ने आपको कहा, प्रोड्यूसर ने कहा यार मेरी फिल्म का गाना बनाना है, तो हम वो एक सिचुएशन देता है, तो अब हमें सोचना पड़ता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप गाने को बोलेंगे, मतलब म्यूजिकली। फिर लिरिकली भी इनिशियली तो मैं ही लिखता हूँ, जो गाने के मुखड़े होते हैं वो एक बार अप्रूव होने तक मैं लिखता हूँ, देन वो फिर मैं लिरिक्स राइटर्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि यार अब आप इसको पूरा कर दो, क्योंकि मैं म्यूजिकली ज्यादा फोकस रहना चाहता हूँ कि उस गाने को कैसे अच्छा बनाया जाए। बट यस, आज मैं ड्राइव पे था तो मैं कल से चल रहा है कि मुझे कुछ शिव जी, मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो शिव आराधना से हुआ था, तो शंकर मेरा प्यारा बहुत ही कमाल का भजन हिट हुआ था। तो आज मेरे दिमाग में सुबह से चल रहा है कि मुझे कुछ शिव जी का वैसा भजन बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ लाइनें आ भी गई हैं, तो शायद और आधे घंटे बाद आपके इंटरव्यू बाद कंप्लीट कर दूंगा। मैं यही जानना चाह रहा था कि जब आप ये म्यूजिक बनाते हैं तो आपका ज्यादा फोकस उसके कंटेंट पे रहता है या स्ट्रेटजीज also prevail in your mind, at the back of your mind, because कि जी ये कैसे चलेगा, उसका मार्केटिंग एस्पेक्ट क्या होगा? पहले जो आज से 10 साल पहले तक हम लोग म्यूजिक बनाते थे तब ये सब नहीं चलता था हमारे दिमाग में, बट अब जब से ये सब बहुत सारे रैपर्स आ गए, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस आ गए जो थोड़े बिजनेस माइंडेड हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इंडस्ट्री को मैनिपुलेट कर लिया। तो तब अब हमें भी सोचना पड़ता है कि यार इस म्यूजिक की क्या स्ट्रेटेजी होगी कि लोगों तक पहुंचे, और क्या ऐसी चीज बनाई जाए जो कनेक्ट हो लोगों से। पहले हम ये नहीं सोचते थे, पहले हम म्यूजिक करते थे, मतलब अच्छा म्यूजिक बनाना है, दैट्स इट। मतलब कंपटीशन काफी है इसमें। हाँ, बेसिकली क्या हुआ कि अभी जब से रिसोर्सेज बहुत आ गए हैं, मींस जैसे हम लोग यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मैं किसी न्यूज चैनल के ऑफिस में जाके ही वो इंटरव्यू कर पाता था, या वो लोग बड़े कैमरास लेके आते थे, माइक्स लेके आते थे, तो चीजें डिफिकल्ट थी। अब चीजें इजी हो गई हैं,
तो जितनी चीजें इजी हो गई हैं उतना ज्यादा लोगों का इसके अंदर रुझान आ गया है, और वही कंपटीशन का कारण है। मैं आपके बारे कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? हाँ जी, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। तो 1993 का पास आउट हूँ, बट उसी टाइम गुलशन कुमार जी ने मुझे सुन लिया हरिद्वार में। मैं एक भजन संध्या में भजन गा रहा था और ही ऑफर्ड मी कि आप मेरे साथ चलो बॉम्बे। और शिवरात्रा मैंने जो पहला एल्बम किया वो बहुत बड़ा हिट हो गया था। तो बस फिर ये करियर यही चल पड़ा। तो वो जो एजुकेशन है जो पढ़ी थी सिविल वो पीछे रह गई, और अब म्यूजिक की एजुकेशन हो गई। म्यूजिक एवरीथिंग इज तो म्यूजिक में आपने क्या कुछ उसके लिए भी कोई देखिए, मैंने एजुकेशन ली? बहुत इनिशियली म्यूजिक को समझने के लिए मैंने ताल का ज्ञान लिया और थोड़े से दागों का ज्ञान लिया, लेकिन बाद में जो मैं म्यूजिक कर रहा था उसमें मुझे शायद वो उसने भी हेल्प नहीं किया। फिर जब मैं प्रोसेस में आया, मतलब एक बोलते हैं म्यूजिक बनाने के प्रोसेस में, तो जो मैं वहां सीखता चला गया, दैट वर्कड फॉर मी। वही काम करता है। When did you finally choose to shift from your engineering background to this music background? इनिशियली जैसे मेरा जॉब मैं 1-2 महीने का जॉब किया था मुश्किल से, तभी गुलशन जी मिल गए। तो गुलशन जी लेके गए, तो 6 महीने का मैंने एक लीव लिया। इरिगेशन में मुझे जॉब लगा था, तो मैंने 6 महीने का एक लीव लिया। मैं बॉम्बे गया। उसी दौरान वो 2-2.5 महीने में ही सब हो गया। वो गाना हिट हो गया, एल्बम बहुत पॉपुलर हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार अब आशीष तू वापस जाए, क्या करेगा, अपना छोड़ उसको, करियर इधर बन गया। तो दैट्स हाउ एक्चुअली आई एंटर्ड इन द म्यूजिक, मतलब राइट देन। आपको मालूम है आपके 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, हाँ। उसका क्या लाइक, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली मैं तो उस तरह से सोच रहा हूँ कि किसी के आदमी के एस्ट्रोलॉजी में होता है, नहीं तो आदमी इंजीनियर बनते बनते म्यूजिशियन कैसे बन गया? हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। मेरा एक्चुअली क्या था, मेरा शुक्र 2nd हाउस में था, तो म्यूजिक में मुझे बचपन से रुझान था। मैं कॉलेज डेज में भी जितनी कॉलेज गिग्स होती थी या कुछ भी होता था, मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं गाने गाता था, मतलब डांस करता था, ड्रामाज में एक्टिविटी में जाता था, वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती हैं उनमें जाता था, और हर जगह मतलब एक्सेल कर जाता था, मतलब टॉप में ही रहता था। तो फाइनली शनि सप्तम होने की वजह से इंजीनियर बन गया, राहु पंचम शनि सप्तम, बट वो शुक्र शायद कहीं ना कहीं चलता रहा। और इसमें एक चीज और है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करही सब कोई। आप जीवन में जितने सरल बनेंगे, जितना आसान करेंगे चीजों को, आपके लिए चीजें उतनी बेहतर होती चली जाती हैं। क्योंकि जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी का जिक्र किया, तो एस्ट्रोलॉजी मैं भी आई ऑल्सो डू एस्ट्रोलॉजी, और बचपन में ही मैंने सीख ली थी ये। तो ऑफ कोर्स डेट्स तो वो आती हैं, मतलब जैसे क्या हुआ कि मुझे पता था कि मेरा भाग्येश 3 अप्रैल से शुरू होगा, तो कुछ बड़ा, लेकिन अब कितना बड़ा होगा, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप हरिद्वार बैठे और सडनली बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो वो फिर आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। बड़ा तो कुछ होता, आपको इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई, आप जॉब कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा है, बट वो बड़ा और इस बड़े में बहुत डिफरेंस था। तो वो ऐसा बड़ा कुछ होने के लिए आपके कर्मों की जो सीधा स्ट्रेट है वो काम आता है। आप काफी टाइम हो गया आपको बॉलीवुड में, अब मैं आपसे अगर पूछूं हु इज योर बेस्ट एक्टर, तो क्या कहेंगे? बेस्ट एक्टर फॉर मी जनरेशन में रणबीर बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत कमाल का एक्टर है। और ओल्ड एक्टर्स की लिस्ट है, उसमें तो ऑफ कोर्स बच्चन साहब बार बार दिमाग में आते हैं, हर एक की, मेरे भी वो एक ऐसे हैं कि, और जो हमारी जनरेशन थी उसमें तो खैर ये 2 खान्स बहुत अच्छा कर रहे थे, आमिर और शाहरुख। You have to now give only one name. Best actress? बेस्ट एक्ट्रेस फॉर मी काजोल। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में राखी सावंत आपकी बहन बनी थी जी। अभी कैसा उनसे रिलेशनशिप है? ऑन एंड ऑफ, बेसिकली इस इंडस्ट्री में मैं रिलेशनशिप आपको बता दूं, ये रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री की रिलेशनशिप काम की होती है। मींस क्या होता है, जब आपका जिसके साथ काम चल रहा होता है, आपकी ऑटोमेटिकली उसके साथ ट्यूनिंग बन जाती है, और फिर जब तक वो काम चलेगा, ये बॉम्बे के बारे में भी आप समझ सकते हैं, तब तक तो वो आपका दोस्त, भाई, बहन, फ्रेंड, मदर, फादर सब हो सकता है, लेकिन द डे वर्क इज ओवर, द रिलेशनशिप गेट ओवर। अच्छा, एंड हु इज योर बेस्ट लिरिसिस्ट? मेरे लिए गुलजार साहब। अपकमिंग एक्टर? अपकमिंग रणबीर, मतलब विदाउट एनी डाउट। एंड अपकमिंग एक्ट्रेस? आलिया। रेडियो जॉकी? मेरा अपना दोस्त है, मैं उसको पसंद भी बहुत करता हूँ, अनुराग पांडे। थोड़ा फिल्मी है पर मजेदार है। ओके, और अपार्ट फ्रॉम यू बेस्ट डीजे?
बेस्ट डीजे, देखिए हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लाइव शो नहीं देख पाते किसी और डीजे का। तो मतलब जो मैं प्ले करूंगा मेरा तो पब्लिक देख लेगी, लेकिन जो अदर डीजेस प्ले करते हैं वो पब्लिक मैं नहीं देख पाऊंगा। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसा चांस मिला नहीं। बट हाँ, फॉरेन का एक डीजे है, व्हाट्स हिज नेम, जिम, न्यूजीलैंड का डीजे है, उसको मैंने लाइव भी देखा हुआ है और एक कंसर्ट हमने साथ भी प्ले की थी, तो मुझे उसकी प्लेइंग बहुत पसंद है। मेरे को इसी से ध्यान आया कि म्यूजिक, आप जो इंग्लिश म्यूजिक से भी कुछ चीजें पिक करके यूटिलाइज करते हैं, आपको कुछ म्यूजिक अच्छा लगता हो? अब तो वो बंद हो गया। अच्छा। पहले करते थे, ऑनेस्टली पहले करते थे, लेकिन अब वो बंद इसलिए हो गया कि क्योंकि म्यूजिक बहुत ग्लोबल है। मतलब आप सब इंग्लिश, जो आज की जनरेशन है इंग्लिश भी सुनती है, हिंदी भी सुनती है, तो द डे यू पिक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर इट रिवील्स। तो वो अब तो नहीं होता, मतलब आपको इनोवेशन ही करनी पड़ेगी। व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान? आप 5 साल में अपने आप को कहाँ पाते हो? मैं आपको बताऊं राजेश जी, मैंने कभी भी जिंदगी को प्लान नहीं किया। मतलब मैं क्या हुआ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और मतलब आज जो आज है मेरे लिए वो ही आज है। 5 साल बाद क्या होगा ऐसा कोई मेरे लिए मैटर नहीं करता, और नो प्लान है। नहीं, पर इंडिया का भी 20 सूत्रीय प्लान बना था जी, और कोई भी ऐसे होता तो आदमी कुछ तो सोचते है, या जस्ट अपने आप को क्या बोलते हैं, नेचर के ऊपर छोड़ दिया। मैं वेव की तरह, पूरी तरह नेचर के ऊपर, पूरी तरह गॉड के ऊपर। हाँ जी, दैट इज गुड एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू। आप कुछ सुनाना चाहे तो प्लीज सुनाइए। मैं आपको नए गाने की चंद लाइनें सुना देता हूँ जो भी रिलीज ही हुआ है। अखा अखा नाल लाके ठा ठा कर दे, पावे दुनिया शराबी मैनू कहती रवे, इस नशे का मुझे भी तू दीवाना बना दे, पावे दुनिया शराबी मैनू कहती रवे, मैं शराबी शराबी हूँ शराबी। देखिए मैसेज क्या है कि अखा अखा नाल लाके ठा ठा कर दे, पावे दुनिया शराबी मैनू कहती रहे। मतलब मुझे आंखों का नशा चाहिए, शराब का नशा नहीं चाहिए। तो मैसेज बड़ा क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब आप ये बनाते हैं तो आपको कुछ अंदर से ऐसा डर भी लगता है कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट? राजेश जी बिल्कुल फ्रेंकली लगता है, इसलिए नहीं है कि एक साल में मैं मतलब कंटिन्यूअसली अपना अगर ग्राफ देखता हूँ तो मेरे 20 एल्बम एवरी ईयर रिलीज होते हैं, तो यानी कि महीने में 2 एल्बम का एवरेज है। तो मोस्टली ये तो फियर तो निकल ही गया, क्योंकि अभी मेरा अपना ये 1200वां एल्बम था, ये जो भी 1201। तो अब वो प्रोसेस तो बहुत पीछे चला गया। हाँ, शुरू में बड़ा लगता था कि यार ये गाने में ये भी कर दो, ये गाने में ये भी कर दो, गाना चलना चाहिए। अब वो तो फियर तो खत्म हो गया। तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी फील्ड में आना चाहती है उनको कुछ बताना चाहें? बड़ा सिंपल सा है एक फॉर्मूला कि आप जितना ऑनेस्टली आज भी जिएंगे उतना खूबसूरत आपका म्यूजिक हो जाएगा, और आपके थॉट्स आपके काम पे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप सोचते हैं उसी तरह से आपका काम निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप गलत सोचेंगे तो आपके काम में वो खुशबू ही नहीं आएगी, और ये क्रिएटिविटी है। सो म्यूजिक इज अ क्रिएटिविटी। जितना आप गॉड के करीब जाएंगे उतना ये बेटर होगा। सो ऑनेस्टली वर्क ऑन योर स्किल्स और अपने ऊपर काम करें और लोगों के लिए अच्छा सोचें। दैट्स इट। प्योर हार्ट रखें, दैट इज आई थिंक यू वांटेड टू से। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू a success, good luck, and happy doing albums in future also, because your happiness will be the happiness of the public. Thank you so much. Thanks.